तो ये हो गई इसके इम्पोर्टेंस की बात। क्या बैलेंस शीट की कोई मर्यादा है, कोई लिमिटेशन है? अगला पॉइंट लेते हैं सर, आफ्टर इम्पोर्टेंस और वी कैन से द पर्पस ऑफ द बैलेंस शीट। क्या इसकी कोई लिमिटेशन है बैलेंस शीट की? जरूर है सर, क्यों नहीं है। बैलेंस शीट की भी लिमिटेशन है, जैसे हमारी लिमिटेशन है वैसे ही बैलेंस शीट की भी लिमिटेशन, ऑनलाइन लेक्चर्स की लिमिटेशन है वैसे ही बैलेंस शीट की भी लिमिटेशन। बैलेंस शीट is a very important document that is prepared by the company. It shows financial position of the company. There are many objectives and uses of balance sheet, but still there are certain limitations to which should be reduced the use of the balance sheet. तो इनकी लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना। हिस्टोरिकल वैल्यूज जो भी हम दर्शाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ज़्यादातर ऐतिहासिक कीमत पे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, तो वही लैंड एंड बिल्डिंग 10 साल पहले परचेज किया, यानी आज परचेज किया, 10 साल 20 साल तक यूज कर रहे हैं, 30 साल तक यूज कर रहे हैं, तो वही हिस्टोरिकल वैल्यूज चलती रहती है, वही चलती रहेगी 10 साल तक 20 साल तक। उससे उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू तो देखते ही नहीं है, हम हिस्टोरिकल वैल्यूज पे ही चलते रहते हैं। तो बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट की एक लिमिटेशन आ जाती है। और ऐसे हिस्टोरिकल वैल्यूज अगर हम ध्यान में लेंगे तो सर रियल पिक्चर एसेट्स की और लायबिलिटीज की सामने नहीं आएगी। इट वॉन्ट रिवील अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। स्टैटिक डॉक्यूमेंट, स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक डॉक्यूमेंट सर? बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट ऐसा कहा जाता है बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे को ही हमको पता चलता है कि कंपनी की इतनी एसेट्स है और इतनी लायबिलिटीज। एक पर्टिकुलर डे की बात करें, नॉर्मली 31 मार्च 2007, जो भी है 2019 2020 जो भी साल चल रहा हो, साल की आखिरी डेट जो हमारा एकेडमिक ईयर होगा, कैलेंडर ईयर होगा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होगा 1/4/2019 मान लीजिए ओपनिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट क्या होगी सर उस फाइनेंशियल ईयर की? सर होगी 31 मार्च 2020। तो मान लीजिए 31 मार्च 2020 को हम जो पिक्चर रिवील कर रहे हैं एसेट और लायबिलिटी साइड के अंदर, तो सर वो पिक्चर एक दिन पहले 2 दिन पहले कुछ होगा और या तो फ्यूचर में 2 दिन बाद कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डेटर्स ऑन 31 मार्च 2020 मे बी डिफरेंट, but daters on 30 March 2020 and on 1st April 2020 it may be different. 31 मार्च को मान लीजिए डेटर्स थे 50,000 बैलेंस शीट के अंदर दिखाए हमने, लेकिन हो सकता है एक दिन पहले 2 दिन पहले हो सकता है तब 40,000 हो, या 5 दिन बाद बैलेंस शीट बनने के 3 दिन बाद या 5 दिन बाद हो सकता है वो 80,000 हो जाए। तो उसमें भी होता है सर। एक पर्टिकुलर डेट को अगर हम बैलेंस देख रहे हैं तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। There are certain non-financial informations of the business, but they are not shown in the balance sheet. Balance sheet में नहीं दिखाए जाते हैं। As so, it is also the limitation of the company. For example देता हूँ मैं, a company has a very efficient management. Now, though logically this is an asset of the company, still we cannot record it in the balance sheet. कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट करने में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये क्वालिटेटिव बात हो जाती है। क्वालिटेटिव बात को हम क्वांटिटेटिव स्वरूप में नहीं दिखा सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं मिस्टर एक्स इज वेरी ऑनेस्ट, चलो तो कंपनी जो है बहुत ऑनेस्ट है, लिख दो एसेट साइड पे ऑनेस्ट, ऐसे थोड़ी दर्शा सकते हैं। ऑनेस्ट की वैल्यू क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये क्वालिटेटिव बात है। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एसेट्स। ह्यूमन एसेट्स मानव मिलकत, ह्यूमन एसेट्स is very important asset for the company.
Human assets are very important asset of the company. Because if a company is successful, it is because of its employees' hard work. So employees are one of the most essential assets of the company, but a traditional format of balance sheet cannot reflect the human assets because we cannot evaluate the human assets in terms of सेम जैसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे थे भाई, वहाँ कंपनी बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट डिसीजन अच्छे से ले रही है, तो उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। वैसे ही ह्यूमन एसेट्स भी होती है, कंपनी अच्छी है तो कंपनी के एम्प्लॉयज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क है, उनका हार्ड वर्क है, एफिशिएंट है, एफिशिएंसी दे रहे हैं वर्किंग में, अपनी 100% लगा रहे सर कंपनी को आगे लाने में, उसका भी हम उल्लेख, वी कैन नॉट शो ह्यूमन एसेट्स इन द बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ह्यूमन एसेट्स के लिए भी जगह नहीं, तो ये इसकी लिमिटेशन आती है। सर ऐसी एसेट्स को दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन उसके लिए कोई जगह नहीं बैलेंस शीट की, ये भी एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है। आगे देखते हैं सर, फिक्टिशियस एसेट्स। What are fictitious assets? The fictitious assets are not actually real assets of the company. ये कंपनी की रियल एसेट्स नहीं मानी जाती। This portion shows the expenditure not written off yet. इससे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, एसेट साइड पे दिखता है ये, लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं दर्शाता। It does not reflect the right picture, real picture. Because fictitious assets are actually not real assets of the company. ये real assets है नहीं, fictitious है, मायावी है, काल्पनिक है। तो इस एसेट को हमने एसेट साइड पे हम दिखाते हैं, लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं दिखाता है। दिस पोर्शन शोज द एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ येट। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट आपने की है अपने कंपनी की और बहुत तगड़ा खर्चा कर दिया आपने अपनी कंपनी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के पीछे, मान लीजिए 50 लाख का खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, कंपनी का लॉन्चिंग था और लॉन्चिंग करते वक्त आपने एक साथ 50 लाख का खर्चा कर दिया कंपनी को फेमस करने के लिए, होता है था। अब ये 50 लाख का खर्चा अगर मैं एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दूं तो सर भयंकर नुकसान दिखेगा पहले साल में, है कि नहीं? इसलिए मुझे ये नुकसान बचाना है। कंपनी पहले से ही ऐसा लगेगा जैसे लंगड़ा हाथी रेस में दौड़ रहा है, हमें उसको बचाना है। सर कैसे बचाएंगे सर? इसमें से इसके 10 टुकड़े कर सकते हैं। 10 टुकड़े कैसे होंगे सर? मान लीजिए ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस को हम 10 साल के लिए डिवाइड कर देते हैं। एक साथ अगर हम 50 लाख दिखाएंगे तो बहुत ही तगड़ा लॉस दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले साल में। तो वो रियल वो अच्छा पिक्चर नहीं होगा कंपनी के लिए। इट विल नॉट बी अ फेयर पिक्चर फॉर कंपनी। तो क्या किया जाएगा, क्या किया जाता है नॉर्मली, उन फिक्टिशियस एसेट में से ये जो 50 लाख की जो रकम है सर, उसमें से मान लीजिए उसका 10 भाग कर दे, 10 साल तक इसको हम राइट ऑफ करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? राइट ऑफ, माइनस करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। 50 लाख के फिक्टिशियस एसेट रिलेटेड विद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस हम 45 लाख पहले साल में एसेट साइड पे दिखाएंगे और 5 लाख का एक तरीके से एक्सपेंस दिखा देंगे पीएनएल की डेबिट साइड। तो हर साल इसी तरीके से 5 लाख का हम प्रोविजन करते रहेंगे, राइट ऑफ करते रहेंगे पीएनएल की डेबिट साइड पे, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बैलेंस रहेगा। पर्सनल बायस बहुत होता है ज़्यादातर। पर्सनल बायस क्या होता है, जैसे फैकल्टी की बात कर ले, यहाँ कोई सेलिब्रिटी की बात कर ले, तो हमको पर्सनल बायस हो जाता है कभी कभी उनके साथ, होता है कि पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है सर, कि ये तो ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा, ये ऐसा ही करता रहता है, हमारा एक उनकी तरफ एक एजम्पशन क्रिएट हो जाता है। तो बैलेंस शीट की प्रति भी ऐसा हो सकता है। द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, जो आपने 11th-12th में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बेसिस पे ये बैलेंस शीट बनती है।
बट अ डिफरेंट अकाउंटेंट में अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। हर कंपनी अलग अलग तरीके से बैलेंस शीट फ्रेम करने की कोशिश करे। 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट की बैलेंस शीट बनाने की पूरी जो मेथड होगी पूरी डिफरेंट होगी एक दूसरे से। कवर सब करने की कोशिश करेंगे लेकिन फॉर्मेट वगैरह वगैरह वो डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज देर आर मैनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज इन द बैलेंस। तो हर अलग अलग मेथड रहेगी सर। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेथड है, फीफो आता है, लिफो आता है, एवरेज मेथड आता है। तो अब कोई कंपनी फीफो मेथड के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन करेगा, कोई कंपनी फीफो मेथड, लिफो मेथड, फीफो मेथड या एवरेज मेथड के हिसाब से। तो हर कंपनी में अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन किया गया होगा तो उसके हिसाब से फिर बैलेंस शीट बनेगी, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। 7वां पॉइंट लेते हैं सर, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को ज़्यादातर ध्यान में नहीं लिया जाता, बस उसको अवॉइड किया जाता है। मार्केट वैल्यू को ध्यान में लेना चाहिए। मार्केट वैल्यूज आर द रियल वैल्यूज ऑफ द एसेट्स, बट वी शो कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बैलेंस शीट। लेकिन हम जो दिखाते हैं ज़्यादातर कॉस्ट वैल्यू की, कॉस्ट प्राइसिंग। So it is possible that on the balance sheet date, a balance sheet may not show the true and fair। आपने 1 अप्रैल को मान लीजिए कोई एसेट परचेज की, फर्नीचर परचेज किया है मान लीजिए, और उस फर्नीचर की वैल्यू उस दिन कॉस्ट प्राइस थी मान लीजिए 50,000, और आप बैलेंस शीट साल की आखिरी डेट को बना रहे हैं, यानी साल खत्म हो गया, वही 50,000 की फर्नीचर की मार्केट वैल्यू पूरे साल के अंत में हो जाती मान लीजिए 80,000, और हम तो दिखाते हैं 50,000 की। तो बहुत ही बड़ा फर्क हो जाता है। ये तो मैंने 1 साल की बात की। वैसे ही मैंने कहा ना, हिस्टोरिकल बेसिस पे चलते रहते हैं, हम तो चलते ही रहते हैं। फ्यूचर में तो 10 साल बाद तो वो एसेट पता नहीं कितने की हो जाए, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो सर, तो वो तो बहुत महंगी हो गई होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो रियल पिक्चर सामने नहीं आती, ये भी एक लिमिटेशन है। मार्केट वैल्यू को हम ध्यान में नहीं लेते। यूज ऑफ एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स बहुत लगाते हैं हम, ऐसा सोचते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो प्रोविजंस करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे बैड डेब्ट्स की प्रोविजन की जाती है, डिस्काउंट की प्रोविजन की जाती है। इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक बैड डेब्ट रिजर्व्स, डिस्काउंट रिजर्व्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड ऑन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ज़्यादा होते हैं हमारे। चलिए बैड डेब्ट्स हो गया तो अभी बिजनेस शुरू नहीं किया तो उसमें बैड डेब्ट्स हो गया, तो चलिए इसका प्रोविजन कर लेते हैं। अब अभी किसी को डिस्काउंट दिया नहीं है हमने, हाँ, तो हम पहले से प्रोविजन कर देते, चलो डिस्काउंट रिजर्व बना दीजिए, किए जाते हैं सर। दिस एस्टिमेट्स आर मिस्टेक ओरिएंटेड। अगर हमने एस्टिमेट्स कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दी तो क्या होगा सर, द आइटम्स विच विथ सच एस्टिमेट्स विल रिफ्लेक्ट रॉन्ग वैल्यूज इन द बैलेंस। सब एस्टिमेट्स बेसिस पे है, हमारा एस्टिमेट गलत हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे एग्जाम दिए हमने और 50 में से सर मेरे 40 मार्क्स आ गए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता मुश्किल से 20 आए हैं, तो हमारे एस्टिमेट्स रॉन्ग भी हो सकते हैं।